Bismillahirrahmanirrahim. This is CSE 101 Introduction to ICT. My name is मोहम्मद शर्जील. हम लेक्चर स्लाइड 8 या चैप्टर 8 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डिस्कस कर रहे थे. पार्ट ए में हमने लेक्चर स्लाइड 20 तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है या उसका सलूशन कैसे डिवाइस किया जाता है. तो उसके लिए एल्गोरिथम एक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है. फिर हमने एल्गोरिथम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और हमने एल्गोरिथम के लिखने के लिए जो बेसिक 4 रूल्स हैं उनको 1 बाय 1 देखा. फिर हमने स्ट्रक्चर थ्योरम को डिस्कस किया और देखा कि सीक्वेंस और रिपीटिशन जो स्ट्रक्चर हैं वो कैसे लिखे जाते हैं एक एल्गोरिथम में. सो हम लेक्चर स्लाइड नंबर 20 तक डिस्कस किया था. जो फॉर, वाइल और डू वाइल है, ये रिपीटिशन स्ट्रक्चर हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं. तो हमने इन तीनों को, फॉर, वाइल एंड डू वाइल को स्टडी किया था लास्ट टाइम. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्लाइड नंबर 21. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि एक एल्गोरिथम लिखने के मुतालिक है. सो लेट्स सी. राइट एन एल्गोरिथम टू रीड एंड प्रिंट 10 records यूजिंग द वाइल लूप. सो हमारे पास एक रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है कि हमारे पास 10 रिकॉर्ड हैं पड़े हुए. कुछ भी हो सकता है उस रिकॉर्ड में, कोई नंबर हो सकता है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी की एज हो सकती है, या किसी की कोई और रिपोर्ट हो सकती है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. 10 रिकॉर्ड्स हैं या कोई नाम हो सकते हैं, 10 नाम हैं, वो रीड करने हैं. सो 10 रिकॉर्ड हैं जो कि हमने रीड करने. अब रीड करने का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड हैं और आपने उनको रीड करना है, या इन अदर वर्ड्स आपने इनपुट लेना है. तो इस बात को समझें. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एल्गोरिथम में जब आपको प्रॉब्लम दी जाती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, तो सबसे पहला काम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को या उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. अगर आपको प्रॉब्लम की ही समझ नहीं आएगी उस स्टेटमेंट से, तो आप उसका सलूशन नहीं डिवाइस कर सकते. सो प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है. तो प्रॉब्लम को समझने के लिए उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको अंडरस्टैंड करें. तो यहाँ पे वो कह रहा है रीड करें. रीड का मतलब है इनपुट लें या रीड करें. ठीक है, या गेट करें. ठीक है, जब आप कोई चीज़ गेट करेंगे तो ऑब्वियसली उसे किसी वेरिएबल में सेव करेंगे. आपने, एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स रीड किए. रीड करने का मतलब है कंप्यूटर को इनपुट दिया, तो कंप्यूटर उसको किसी मेमोरी लोकेशन पे, किसी एक जगह पे मेमोरी में सेव करेगा. वो मेमोरी लोकेशन का नाम वेरिएबल का नाम होता है. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. सो सबसे पहले वो कह रहा है आपने रीड करना है, फिर प्रिंट करना है. तो प्रिंट के लिए प्रिंट की कमांड यूज़ होगी, रीड करने के लिए इनपुट गेट की कमांड यूज़ हो सकती है, या रीड की कमांड भी यूज़ हो सकती है. सो रीड करना है एंड प्रिंट करना है. ठीक है, अब वो कह रहा है रीड करें, प्रिंट करें, लेकिन 10 दफ़ा करें. ठीक है, सो एक ही काम, या इन अदर वर्ड्स 2 काम लगा लें. जो 2 काम है, रीड करके प्रिंट करना, 10 बार करना है, यानी कि काम बार बार करना है. इसका मतलब है इसमें रिपीटिशन स्ट्रक्चर यूज होगा. फिर वो आगे बता भी रहा है कि वाइल रिपीटिशन स्ट्रक्चर या वाइल यूज़ करना है. अगर वो आपको फॉर को कहते था या डू वाइल कहता, फिर आपने वो यूज़ करना.
कई जगह पे मेंशन होगा, कई जगह पे नहीं होगा। अगर मेंशन नहीं है तो फिर आप फ्री हैं, आप जो मर्जी यूज़ कर लें, लेकिन अगर मेंशन है तो फिर आपने वही यूज़ करना है। सो हमने वाइल लूप लगाना है जो 10 दफ़ा चलेगा, ठीक है। 10 रिकॉर्ड्स हैं, 10 दफ़ा चलना चाहिए, और हर दफ़ा एक रिकॉर्ड रीड होगा, एक रिकॉर्ड हर दफ़ा रीड होगा, गेट होगा, प्रिंट होगा और फिर प्रिंट होगा। तो अगेन वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर दें और ये अपनी कॉपी पेंसिल लेके उस पर इसका एल्गोरिथम लिखें। एल्गोरिथम लिखना है, सूडो कोड नहीं लिखना, एल्गोरिथम लिखें। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं और साथ साथ आप उसको जो आपने लिखा है उससे कंपेयर करें। सो जैसे मैंने बताया था, एल्गोरिथम में सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एंड एंड। ये एल्गोरिथम का स्टार्ट है, स्टार्ट के लिए स्टार्ट का कीवर्ड है और ये कैपिटल में लिखा जाएगा, ऑल कैप्स। इसी तरह एंड के लिए एंड का कीवर्ड है, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको आपने एक यूं सीधी लाइन में ही लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है, अब आपने सबसे पहले सोचना है कि हमें करना क्या है। जैसे मैंने आपको बताया है, आपने रिकॉर्ड्स रीड करने हैं या इनपुट करना है, ठीक है। सो उसके लिए आपको रीड या इनपुट की कमांड चाहिए। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहाँ पे रिकॉर्ड के नाम से, इसका कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन लॉजिकली अगर देखा जाए तो कोई लॉजिकल नाम जो कि उससे रिलेटेड हो, जो काम आप कर रहे हैं वो रख सकते हैं। सो यहाँ पे आप इनपुट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इनपुट और आगे ए लिख दें, फिर भी ठीक है, ठीक है, अगर आप इनपुट ए लिख देंगे। लेकिन जैसे वहाँ पे कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखा गया है, रीड रिकॉर्ड, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं उसको प्रिंट करें, तो उसके बाद प्रिंट रिकॉर्ड। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले यूज़र से एक इनपुट लेगा। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड में कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा नाम हो सकता है, स्टूडेंट्स के नाम, 10 स्टूडेंट के नाम रीड करने हैं या 10 स्टूडेंट के मार्क्स रीड करने हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक स्टूडेंट के मार्क रीड किए और उसको प्रिंट कर दिया। सो यहाँ से वो रीड कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी कमांड, लेकिन वो कह रहा है इसको आपने 10 दफ़ा करना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें ये वाइल लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एंड वाइल है, ठीक है। जैसे हमने वाइल के केस में देखा था, अगर हम वापस जाके देखें तो ये वाइल की केस में हमने देखा था, वाइल एक कीवर्ड होता है, ठीक है, और एंड वाइल उसका टर्मिनेट करता है वाइल को, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, सॉरी, स्लाइड में, इसको आप ब्रैकेट ज़रूर डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये स्लाइड में मिसिंग है, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको एक दफ़ा ठीक कर लूँ। ओके, सो नाउ ये मैंने ठीक कर दिया है, वाइल और एंड वाइल, ठीक है। वाइल से स्टार्ट होगा, एंड वाइल पे ख़त्म होगा। अब वो कह रहा है 10 टाइम्स करना है, ठीक है। सो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें यहाँ, सेट से टोटल इज इक्वल टू 0। अगेन इसका नाम टोटल रखा गया है, काउंटर वेरिएबल है, लूप काउंटर वेरिएबल है, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, नम रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन लॉजिकल नाम रखा गया है कि टोटल रिकॉर्ड जो रीड करने हैं वो 0, तो 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 0 है और ये लेस देन 10 किया गया है। सो 0 इज़ लेस देन 10, एक रिकॉर्ड रीड होगा, वो प्रिंट होगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1, ठीक है। तो ये टोटल में इंक्रीमेंट हो जाएगा, टोटल पहले 0 था, अब वो 1 हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से लूप पर जाएगा, यहाँ से 1 इज़ लेस देन 10, अगेन रिकॉर्ड रीड होगा, प्रिंट हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 टोटल की वैल्यू 2, 2 अगेन रीड होगा, सॉरी 2 पर कंपेयर होगा, 2 इज़ लेस देन 10, रिकॉर्ड रीड होगा, प्रिंट हो जाएगा। अगली दफ़ा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, रिकॉर्ड रीड होगा, प्रिंट, एंड सो। जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, 0 से स्टार्ट हुआ है,
10 हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, 10 रिकॉर्ड रीड होंगे और प्रिंट हो जाएंगे। सो जैसे वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कह रहा था कि रिकॉर्ड को रीड और प्रिंट करना है 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम वही करके दे रहा है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, एक और काम जो अभी आप कर सकते हैं सीखने के लिए, इसी एल्गोरिथम को, राइट द सेम एल्गोरिथम फॉर रीडिंग एंड प्रिंटिंग 10 records यूजिंग द फॉर लूप। तो आप अपने नोट पैड्स पे इस वीडियो को पॉज करके कुछ देर के लिए इसी प्रॉब्लम को फॉर लूप के ज़रिए सॉल्व करके देखें। ओके, आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हमने 3 स्ट्रक्चर थ्योरम में देखे थे स्ट्रक्चर्स, 1 सीक्वेंस, रिपीटिशन एंड द थर्ड वन सिलेक्शन। सिलेक्शन में हमें कई दफ़ा इस तरह होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी होती है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। So sometimes we need to put certain conditions before performing an action. If the condition is true, then action will be executed, else not. That means, इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझें तो हमारे पास हम जा रहे हैं और आगे 2 रास्ते हैं, तो अब हमें 2 रास्तों में से कोई एक सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है कोई कंडीशन की बेस पे। हम कहीं पहुंचना चाह रहे हैं तो हम कंडीशन ये सेट कर सकते हैं कि ये रास्ता छोटा है, इसकी लेंथ कम है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। या हम इस कंडीशन की बेस पे कोई रास्ता 2 में से एक चूज़ कर सकते हैं कि वो रास्ता ज़्यादा हमवार है, क्लियर है, ठीक है, या उस रास्ते से जाने में शायद टाइम ज़्यादा लगे लेकिन ख़तरा कम है। सो कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन 2 या हो सकता है 2 से ज़्यादा रास्ते भी हों, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है कि एक स्टूडेंट है, उसके कुछ मार्क्स आते हैं, तो हमें चूज़ करना है कि वो पास है या फेल है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में एक एग्ज़ाम्पल है कि आपके पास एक स्टूडेंट है, उसने किसी सब्जेक्ट में कोई मार्क्स लिए हैं, अचीव किए, तो हम कह सकते हैं कि उन मार्क्स की बेस पे, अब हमने कंडीशन लगा दी, उन मार्क्स की बेस पे वो पास होगा या फेल। तो हम कंडीशन सेट कर देते हैं 50 या 30 या 70। तो कोई एक कंडीशन सेट कर दी, उसकी बेस पे वो पास या फेल होगा। सो सिलेक्शन कंपेयर्स 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्ट वन ऑफ द 2 अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। इसको लिखना कैसे? इसके लिए इफ़ का कीवर्ड यूज़ किया जाता है, देन का कीवर्ड यूज़ किया जाता है, एल्स का कीवर्ड और एंड इफ़ का। इफ़ स्टार्ट होगा, एंड इफ़ पे ख़त्म होगा, इफ़ के बाद देन आएगा और जो दूसरा हिस्सा है उसमें एल्स आएगा, ठीक है। इसकी आगे एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। सो इफ़ की आगे 4 मेन टाइप्स हैं, ठीक है। सिलेक्शन की 4 मेन टाइप्स हैं, या हम उसको इफ़ कहेंगे आगे। तो इफ़ की 4 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 इज सिंगल इफ़, नंबर 2 इज डबल इफ़, नंबर 3 इज मल्टीपल इफ़, नंबर 4 इज नेस्टेड इफ़। इन सबको समझना ज़रूरी है क्योंकि कई जगह पे आपको सिंगल इफ़ की ज़रूरत होगी, कहीं डबल, कहीं पे मल्टीपल और कहीं पे नेस्टेड। सबसे पहले देखते हैं सिंगल इफ़ क्या है। सिंगल इफ़ का मतलब है कि आपको किसी कंडीशन की बेस पे कोई एक चीज़ करनी है। दैट मीन्स देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन। सिंगल इफ का मतलब है सेकेंड ऑप्शन नहीं है, आपके पास 2 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पे जाना है या नहीं जाना उसके लिए एक कंडीशन है, ठीक हो गया। सो अब देयर इज नो सेकेंड वे, इज ओनली वन वे, ठीक है। या आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन चूज करना है या नहीं उसके लिए कंडीशन यूज होगी। सेकेंड इज डबल इफ। डबल इफ में आपके पास 2 रास्ते हैं, उन 2 रास्तों में से या उन 2 ऑप्शंस में से
किसी कंडीशन की बेस पे आपने एक ऑप्शन चूज करना है। सो आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिसमें से एक चूज करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। फिर है मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ में दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं या ऑप्शंस हैं। सो 3 हो सकते हैं, 4, 8, 10, 15, उसमें से आपने एक चूज करना है। ठीक हो गया। सो सिंगल, डबल और मल्टीपल ये थोड़े से आसान है समझने। नेस्टेड में, नेस्टेड इफ का मतलब है कि वन इफ इज नेस्टेड इनटू अनदर इफ। इसका मतलब ऐसे है, मैं अगर आपको इस स्लाइड पे ड्रॉ करके बताऊं तो शायद ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। आपके पास, आप जा रहे हैं, ठीक है, एक रास्ता है और दो रास्ते हैं, ठीक है, दूसरा रास्ता। सो आप बेस्ड ऑन सम कंडीशन, यहाँ पे किसी कंडीशन की बेस पे ये वाला रास्ता चूज कर लेते हैं, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। आगे जाके आपके पास फिर दो रास्ते आ जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन आप ये रास्ता डिस्कार्ड कर देते हैं, ये रास्ता चूज कर लेते हैं। इसका मतलब है ये नेस्टेड इफ है, यानी कि एक कंडीशन यहाँ पे है और एक कंडीशन यहाँ पे, ठीक है। सो आपने पहली कंडीशन की बेस पे ये वाला रास्ता चूज किया, ये दूसरी कंडीशन की बेस पे ये वाला रास्ता, ठीक है। इसको फर्दर ऐसे कर सकते हैं कि आपने ये रास्ता चूज किया, यहाँ पे आए, एक और कंडीशन है, आगे मल्टीपल पाथ्स हैं, ठीक है, हो सकता है 3 रास्ते हैं, तो आपने ये भी डिस्कार्ड कर दिया, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया और इसको चूज कर लिया। सो ये वाला जो इफ है या ये जो सिलेक्शन है ये नेस्ट हुई है इसके ऊपर। पहले ये एग्जीक्यूट होगी या पहले आप इसको पार करेंगे फिर आप इस पे आएंगे। सो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज स्विच। स्विच बेसिकली एक ऑल्टरनेट है मल्टीपल इफ का। ये मल्टीपल इफ ही है लेकिन आप स्विच भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज एन अल्टरनेटिव टू मल्टीपल इफ। लेकिन आपको ये जो 4 हैं ये याद रखने हैं। सो आई रिपीट, सिंगल इफ का मतलब है आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है, लेकिन वो चॉइस किसी कंडीशन की बेस पे आपने चूज करनी है। डबल इफ में आपके पास 2 चॉइसेस हैं, किसी कंडीशन की बेस पे आप एक चीज चूज करेंगे। मल्टीपल इफ में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, 2 से ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 हैं, और किसी कंडीशन की बेस पे आप एक चीज़ चूज करेंगे उसमें से। नेस्टेड इफ का मतलब है कि आपके पास 2 रास्ते हैं या 3 रास्ते हैं, आपने एक चूज कर लिया, आगे जाके फर्दर 2 या 3 रास्ते हैं, फिर आप उसमें से एक चूज करते हैं। हो सकता है उससे आगे जाके फिर 2-3 रास्ते हैं, फिर आप एक चूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक इफ के अंदर एक से ज्यादा इफ नेस्टेड हुआ हुआ। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब देखते हैं कि एल्गोरिथम में इफ को यूज कैसे करना है। सो जब आप लिखेंगे एल्गोरिथम के अंदर इफ को, तो सिंगल इफ को भी लिखने का तरीका है, डबल इफ को भी, मल्टीपल इफ को भी और नेस्टेड इफ को भी। तो सबसे पहले देखते हैं सिंगल इफ कैसे लिखना है। तो सिंगल इफ लिखने के लिए जैसे हम वाइल और फॉर यूज करते थे, यहाँ पे इफ एक कीवर्ड है, फिर ब्रैकेट है और कंडीशन उसके अंदर आएगी, फिर आपके पास देन अगेन कीवर्ड है। यहाँ पे जैसे हमने जो चॉइस है जो सेलेक्ट की है वो लिखनी है, और फिर आपके पास एंड इफ है। तो जैसे वाइल या फॉर में स्टार्ट और एंड होता था, तो यहाँ पे यहाँ इफ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। इफ के बाद 2 ब्रैकेट्स हैं, उन ब्रैकेट्स के अंदर आपने कंडीशन लिखनी है। वो कंडीशन अगर वो ट्रू होगी तो फिर ये काम होगा जो इसके अंदर लिखा गया। ये स्टेप्स का मतलब है कि आप जो भी करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तब, कंडीशन ट्रू होती है तब स्क्रीन पे हेलो प्रिंट कराओ। सो आप यहाँ पे प्रिंट की स्टेटमेंट लिख के इन स्टेप्स की जगह पे
साथ हेलो लिख देंगे डबल कोट्स में, तो वो आपको हेलो प्रिंट करवा देगा अगर कंडीशन ट्रू होती है। सो इफ कंडीशन, फिर ये देन, ठीक है, एंड इफ और यहाँ पे वो स्टेप्स, ये सिंगल इफ के लिए। सिमिलरली डबल इफ के लिए इफ कंडीशन देन, फिर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आप करवाना चाहते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, एल्स का मतलब है कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर कुछ और काम होगा, ठीक, एंड देन एंड इफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे, सो लेट मी कॉपी इट फ्रॉम हेयर एंड देन शो, तो हम इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं और मैं आपको यहाँ पे करके बताता। सो अगर कंडीशन है, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है कि हमारे पास ए एक वेरिएबल है विच इज़ लेस देन 5, अगर ए 5 से कम है तो हम चाह रहे हैं कि प्रिंट हो जाए हेलो, ठीक है, तो ये हेलो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब अगर ए 5 से लेस होगा तभी हेलो प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। दिस इज सिंगल इफ, यानी कि दूसरी कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। डबल इफ के केस में हम यहाँ पे अगर कंडीशन है ए इज लेस देन 5 तो प्रिंट हो जाएगा हेलो, ठीक है। लेकिन अगर ए लेस से 5 से लेस नहीं है, हो सकता है ए 5 से लेस ना हो, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए वेलकम। अब ये डबल इफ है, आपके पास दो चॉइसेस हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। इस कंडीशन की बेस पे या ये काम हो रहा है या ये काम हो रहा है, ठीक है। सो ये दो काम हो रहे हैं, इस कॉल्ड डबल इफ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। देन वी हैव मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ का मतलब है कि आपके पास इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन सम स्टेप्स, एल्स इफ some other condition is true do some steps, else if some other condition is true do something else, and finally the else। इसमें यह हो सकता है कि आपके पास कुछ certain conditions हैं, वो हों तो कोई काम हो। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर यहाँ पे लिख लें तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास a जो है वो 5 से लेस है, 5 से कम है, ठीक है, तो आप कह दें प्रिंट हेलो। लेकिन अगर वही a 3 से लेस है, ठीक है, तो तब प्रिंट कर दो, या आप इसको 10 कर दें, ठीक है। दैट मीन्स अगर वो 5 से लेस है तो कुछ और हो जाए, 10 से लेस है तो प्रिंट हो जाए वेलकम। अगर वही a 15 से लेस है तो प्रिंट हो जाए समथिंग एल्स, ठीक है। और वरना अगर ये सारी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो कुछ और प्रिंट हो जाए, ठीक है। दिस कॉल्ड मल्टीपल इफ। आप यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे भी, एंड देन द फाइनल एल्स, ठीक हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद है हमारे पास नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ में जैसे ये देखें, ये एक इफ है, ठीक है, और ये उस इफ का एल्स है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला इफ है ये उसका एल्स है और ये एंड इफ है। फिर ये जो इफ है ये नेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है, ये सारा का सारा इस इफ के साथ नेस्ट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे पहली कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेप्स होंगे, अगर ये फॉल्स होगी तो ये वाले स्टेप्स होंगे। तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद ये सेकंड इफ एग्जीक्यूट होगा। सो इफ के अंदर एक और इफ है, आगे चल के इसकी एग्जांपल आएगी तो ये मज़ीद क्लियर हो जाए। सो लिखना कैसे है, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दी। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो एक एल्गोरिथम लिखना है
to determine if a student has passed a subject and print it to the screen. So हमारे पास एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, जो कि हम खुद इनपुट करेंगे और उन मार्क्स की बेस पे पता चलाया जाएगा कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है, ठीक है। सो अगर तो वो पास है तो स्क्रीन पे पास प्रिंट हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम को अगेन समझें, ठीक है। वो कह रहा है डिटरमाइन, पता लगाएं इफ अ स्टूडेंट हैज़ पास्ड अ सब्जेक्ट। वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये पता चलाएं कि स्टूडेंट पास सब्जेक्ट को पास किया है या नहीं, और फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा दें। तो अगर आप इसको समझें तो वो ये नहीं जानना चाह रहा कि फेल है या नहीं, ये नहीं कह रहा कि पास और फेल प्रिंट कराएं। वो कह रहा है कि जस्ट ये प्रिंट करवाएं कि वो पास है, कि वो पास है, हैज़ पास्ड अ सब्जेक्ट, कि उसने पास किया है, ठीक है। सो देयर इज़ नो कि पास नहीं किया तो क्या करें, ठीक है। सो दैट मीन्स इसमें सिंगल इफ लगेगा। सो यहाँ पे सूडो कोड ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इनपुट मार्क्स जो कि कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, 50, 60, 30, 20 कुछ भी। इफ़ द मार्क्स आर 50 और अबव, दैट मीन्स 50 एंड अबव। ये देखें यहाँ पे हिंट में प्रोवाइडेड है 50 एंड अबव। कई जगह पे हो सकता है 40 पे पास हो, कई जगह पे 60 पे पास हो, तो यहाँ 50 एंड अबव पे पास, प्रिंट पास, ठीक है। यहाँ एल्गोरिथम है, आप लोग अगेन वीडियो को पॉज करें और एल्गोरिथम लिख के देखें, इसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर या इफ स्ट्रक्चर यूज होगा। ओके, लेट्स सी द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे अगेन एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है तो एक स्टार्ट लिखा गया है, एल्गोरिथम एंड हुआ है तो एंड लिखा गया है, ये एक लाइन में लिखे गए हैं, ठीक है। हर एल्गोरिथम के स्टेप के साथ स्टेप नंबर लिखा गया है, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे मैंने कहा था सूडो कोड नॉर्मली एल्गोरिथम की एक एक स्टेटमेंट में चेंज हो जाता है, एक एक स्टेप में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इनपुट करने हैं मार्क्स, तो जो उसके मार्क्स हैं सब्जेक्ट के, स्टूडेंट के, वो आप इनपुट करेंगे, गेट करेंगे फ्रॉम यूज़र, ठीक हो। अब उसने एंटर किया 50, 60, 30 कुछ भी, ठीक है। अब आप उसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर के लिए, कंपैरिजन के लिए आपको कंडीशन के लिए इफ़ चाहिए, तो इफ़ उसकी ब्रैकेट स्टार्ट हुई, इफ़ की ब्रैकेट एंड हुई, देन का कीवर्ड आया, एंड इफ आया, ठीक है। अब कंडीशन जहाँ पे थी वहाँ पे कंडीशन आपने चेक की कि मार्क्स, और अगेन कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया ग्रेटर देन एंड 50, ठीक है। सो मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 हो तो प्रिंट कर दे पास। सिंगल इफ से ये काम चल जाएगा। तो आपने अगर यही लिखा है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इस कंडीशन को हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 50 से अबव करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। अगर हमने सिर्फ ग्रेटर देन से करना हो तो फिर यहाँ पे मार्क्स के साथ आगे क्या लिखेंगे, इसको कोई गैस कर सकता है, ठीक है, कि अगर हमने लिखना हो मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49। अगर हमने सिर्फ ग्रेटर देन यूज़ करना हो ऑपरेटर, पहले हमने ग्रेटर देन इक्वल यूज़ किया, तो अगर हमने सिर्फ हम लिखें मार्क्स ग्रेटर देन 49 तो इसका मतलब है 49 से ज़्यादा, तो वो 50 एंड अबव हो जाएंगे, फिर भी ये ठीक हो जाएगा। तो ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स फाइनल स्कोर। एक एल्गोरिथम लिखें जिसमें स्टूडेंट का फाइनल स्कोर कैलकुलेट करना है। इंडिकेट वेदर द स्टूडेंट इज पास और फेल, पता लगाएं कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है। एंड प्रिंट इट टू द आउटपुट स्क्रीन, और जो भी हो पास हो या फेल तो उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएं। अगेन प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। कह रहे डिटरमाइन, पता लगाएं स्टूडेंट का फाइनल स्कोर, तो पहले फाइनल स्कोर पता लगाना है। फाइनल स्कोर कैसे पता चलेगा? कैलकुलेट द फाइनल स्कोर यूजिंग द एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट मार्क्स। हिंट वो यहाँ पे बता रहा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट का फाइनल स्कोर पता करना है 4 सब्जेक्ट की मार्क्स पे। तो ये हमने पहले भी देखा था
शुरू में इसी चैप्टर के 4 मार्क्स इनपुट लेंगे, उनकी एवरेज मालूम करेंगे, तो एक हमारे पास स्कोर आ जाएगा। उस स्कोर को देखना है, उस स्कोर की बेस पे देखना है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। अगर पास है, 50 एंड अबव है, तो आपने उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा देना। अगर फेल है, 49 या उससे कम है, तो स्क्रीन पे फेल प्रिंट करवा। अगेन यहाँ पे सूडो कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देखें और इसको देखते हुए एल्गोरिथम लिखें। वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पास करते। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द एल्गोरिथम। ठीक है, ये एल्गोरिथम आपको बता रहा है कि सबसे पहले आपने स्टार्ट और एंड लिखना है। ठीक है, हर एक को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में वो इनपुट ले रहा है 4 नंबर्स। ठीक है, उसकी बेस पे एवरेज कैलकुलेट कर रहा है और स्कोर में असाइन कर रहा है वो वैल्यू जो भी एवरेज आती है। 4 सब्जेक्ट के 4 मार्क्स डिवाइडेड बाय 4 एवरेज कैलकुलेट होगी। उसको कंपेयर किया है, इफ़ इट इज़ लेस देन 50। ठीक है, यहाँ पे अगेन थोड़ी सी मिस्टेक है, ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, सो लेस देन इक्वल टू 50 प्रिंट, सॉरी ये ठीक है। अगर तो यहाँ पे वो इफ़ को चेक कर रहा है। ठीक है, इफ़ के ज़रिए ये कंडीशन ठीक होगी तो फेल प्रिंट हो जाएगा, वरना पास प्रिंट हो जाएगा। अब उसने यहाँ पे जो कंडीशन सेट की है वो है स्कोर इज़ लेस देन 50, दैट मीन्स 50 से कम है। तो इसका मतलब है 49 हो सकता है, 48 एंड कुछ भी, 50 से कम तो वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे अब 50 या 50 से अबव होगा तो वो पास हो जाएगा। तो उसने कंडीशन को बड़ा डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है। सो आप यहाँ पे कंडीशन किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पिछली एग्जाम्पल में हमने ग्रेटर देन से यूज़ किया था, इस दफ़ा हमने लेस देन से यूज़ किया। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि एक एल्गोरिथम लिखें जिससे डिटरमाइन करें स्टूडेंट का फाइनल गेट और पता लगाएं कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है। इफ़ द स्टूडेंट इज़ पास, calculate the student's grade based on the criteria given below and print the grade to the output screen. So, इसमें अब थोड़ा सा मज़ीद समझने की चीज़ है। सबसे पहले आपने फाइनल स्कोर कैलकुलेट करना है। ठीक है, वही जो हम पहले से करते हैं, 4 इनपुट लेके नंबर। ठीक है, उन 4 इनपुट की बेस पे एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फिर पता लगाना है वो स्टूडेंट पास है या फेल है। तो हो सकता है वो पास हो या फेल हो। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट पास है, वो कह रहा है कि इफ़ द स्टूडेंट इज पास, कैलकुलेट स्टूडेंट्स ग्रेड। अब ग्रेड मालूम करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया गिवन बिलो। ये वो क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे ग्रेड पता चलेगा। तो अगर स्टूडेंट के मार्क्स 50 और 59 के बीच में है तो ई ग्रेड आएगा, 60-69 के बीच में है डी आएगा, 70-79 सी, 80-89 बी, 90 और 100 तो ए। अब वो कह रहा है कि अगर वो पास है तो फिर उसका ग्रेड भी मालूम करें। तो यहाँ पे आप इजीली गैस कर सकते हैं कि नेस्टेड इफ लगेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक रास्ता है जिसमें से हम एक तरफ पास जा रहे हैं चॉइस, दूसरी तरफ फेल चॉइस पे जा रहे हैं। अगर तो 50 से कम स्कोर आता है तो सीधा सीधा फेल पे चला जाएगा, बात ख़त्म। लेकिन अगर उसका स्कोर 50 या 50 से अबव है तो वो पास की तरफ चला जाएगा। अब पास पे जाके आगे उसके बाद 5 चॉइसेस हैं। 50 से अबव उसके कितने मार्क्स हैं? अगर 70, 80, 60, 50 जो भी हैं, उसकी बेस पे उसका ग्रेड आएगा। तो एक इफ के अंदर नेस्टेड इफ, सेकेंड इफ लगेगा। ठीक है, सो अगेन वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें कि आप इसका एल्गोरिथम लिख सकते हैं या नहीं। सो ये उसका एल्गोरिथम है, ये उसका सलूशन है।
ठीक है, ये हम अगेन स्टार्ट से शुरू करेंगे, एंड पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 जो हम करते आए हैं, 4 इनपुट नंबर लिए हैं। स्टेप 2 एवरेज मालूम करके स्कोर को असाइन किया। यहाँ पे अब वो पहला इफ़ लगा रहा है, इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, 50 स्कोर है या उससे ज़्यादा है तो पास प्रिंट हो जाएगा। अगर 50 और उससे ज़्यादा है तो एक और इफ़ लगा रहा है वो, ये इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसको मैं आपको ये जो इफ़ है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे आके एंड हुआ है इस जगह पे, ये वाला इफ़ जो है। ठीक है, तो अगर आप देखें ये जो फर्स्ट इफ़ है वो ये उसका इफ़ है, ये वो प्रिंट कर रहा है, ये उसका एल्स है और ये प्रिंट कर रहा है फेल। ठीक है, तो अगर आप एल्गोरिथम में जाएं, वो कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर स्टूडेंट इज़ पास और फेल, तो यहाँ से वो 50 या उससे अबव होगा प्रिंट पास कर देगा, वरना प्रिंट फेल कर देगा। ठीक है, अब अगर वो पास है तो जो सेकंड पार्ट ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है उसमें वो कह रहा है कैलकुलेट स्टूडेंट ग्रेड। अब ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए उसका पास होना ज़रूरी है। अगर वो पास है तो फिर ये वाला इफ़ एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इफ़ यहाँ से इस जगह तक। सो ये इस इफ़ का स्टार्ट है और ये इस इफ़ का एंड है। ठीक है, अब ये देखें वो सारी कंडीशन जो वहाँ पे लिखी हैं वो यहाँ पे बता रहा है कि स्कोर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 बट लेस देन 59, लेस देन इक्वल टू 59, तो प्रिंट ग्रेड इज़ ई। Else if score is greater than equal to 60 or less than equal to 69, print grade is D and so on। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इट्स कॉल्ड नेस्टेड इफ। ठीक है, सो हमने सिंगल इफ की भी देखी, ठीक है, एग्जाम्पल डबल इफ की भी देखी और नेस्टेड इफ की भी देखी। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब चलते हैं एक और आंसर की तरफ जो हमने लास्ट टाइम पार्ट ए में रेज किया था। मैंने एक क्वेश्चन कि वाइल और फॉर में क्या फ़र्क है। ठीक है, सो लेट्स गो बैक फर्स्ट एंड सी हाउ वाइल एंड फॉर जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, सो जो फॉर लूप है, ठीक है, वो तब यूज़ किया जाता है जब नंबर ऑफ आइट्रेशन या नंबर ऑफ रिपीटिशंस वेल नोन हो, पहले से पता हो। फॉर तब यूज़ किया जाता है, वाइल तब यूज़ किया जाता है जब नंबर ऑफ आइट्रेशंस पहले से कंफर्म ना हो, पता ना हो। अब इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, हम एक क्विज़ कंडक्ट करते हैं। अगर तो वो 50 स्टूडेंट्स ने सब के सब ने क्विज़ दिया है तो मेरे पास 50 क्विज़ के पेपर्स आ जाएंगे। अब मैंने हर एक के मार्क्स एंटर करने हैं, तो मैं एक ही काम बार बार कर रहा हूँ स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने वाले, तो मैं फॉर यूज़ कर लूँगा क्योंकि मुझे पता है कि 50 स्टूडेंट्स ने क्विज़ दिया है। लेकिन अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कुछ एब्सेंट हैं और उन्होंने क्विज़ नहीं दिया, अब मुझे पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स ने क्विज़ दिया है, उस केस में वाइल यूज़ होगा। जब आपको पता ना हो कि लूप के अंदर कितनी दफ़ा इटरेशंस करनी है, ठीक है, उस केस में आप वाइल यूज़ करेंगे। अब वो वाइल यूज़ कैसे करेंगे उसकी एग्जांपल देखते हैं। सो हम वाइल तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन ना हो। सो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, उसको देखें। राइट अ वाइल लूप स्ट्रक्चर दैट डिस्प्लेज एनी नंबर इनपुट बाय द यूज़र ऑन द स्क्रीन। एक वाइल लूप लिखना है, उसका स्ट्रक्चर रिपीटिशन स्ट्रक्चर, जो कि यूज़र से एक नंबर ले और उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाए। नंबर ले, डिस्प्ले करवाए, ठीक है, लेकिन कितनी दफ़ा करवाए वो पता नहीं है। सो ओनली टर्मिनेट्स, लूप तब टर्मिनेट हो व्हेन द यूज़र एंटर्स अ सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है
जो कि जब यूज़र एंटर करता है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं लूप कंट्रोल वैल्यू भी, लूप टर्मिनेट वैल्यू। सो यहाँ पे देखें अगर आप, तो इसने सबसे पहले एक इनपुट लिया है यूज़र से नंबर, वो नंबर जो उसने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, उसके बाद उसने वाइल लूप स्टार्ट किया है और उसको एंड किया है। अब वाइल लूप के अंदर वो कंडीशन सेट कर रहा है कि a-1 के बराबर तो नहीं है, जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट की है वो -1 के बराबर तो नहीं है। अगर तो वो -1 के बराबर है, दैट मीन्स लूप को टर्मिनेट करना है। तो यूज़र ने अगर इनपुट किया है -1, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर यूज़र ने एंटर किया है फॉर इंस्टेंस 3, तो वो यहाँ पे लूप के अंदर पहले उसको चेक कर रहा है कि वो -1 नहीं है, सो 3 -1 नहीं है, नॉट इक्वल टू -1, डिस्प्ले करवा देगा 3 को। दोबारा से यूज़र से इनपुट ले लेगा। अब यूज़र ने इनपुट किया है 9 को वो चेक करेगा कि वो -1 से के बराबर नहीं है। तो अगर वो -1 के बराबर नहीं है तो वो उसको डिस्प्ले करवा देगा, और अगर वो दोबारा से इनपुट ले लेगा। थर्ड टाइम यूज़र ने इंटर किया है -1, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो नंबर इनपुट किया वो डिस्प्ले हो गया, जो नंबर इनपुट किया वो डिस्प्ले हो गया, तब तक जब तक -1 एंटर नहीं किया। तो इस तरह से आप जो वाइल लूप है उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपको बिफोर हैंड पहले से पता ना हो कि नंबर ऑफ रिपीटिशंस कितनी करनी है, तो ये वाइल लूप का एक और इस्तेमाल है जो कि इसे फॉर लूप से अलग करता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो यहाँ पे हम लेक्चर 8 के पार्ट बी को ख़त्म करते हैं, बाकी का हम पार्ट 3 में देखेंगे। सो यहाँ पे लेक्चर 8 के पार्ट बी में हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को डिटेल से देखा। सिलेक्शन स्ट्रक्चर, या जिसको इफ़ देन एल्स भी कहते हैं, वो बेसिकली आपको किसी कंडीशन की बेस पे दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस में से कोई एक चूज़ करने को के लिए यूज़ होता है। सो हमने देखा इफ़ कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इफ़ की कितनी टाइप्स हैं, सो उसकी 4 मेन टाइप्स हैं, एक सिंगल इफ़, एक डबल इफ़, एक मल्टीपल इफ़, एक नेस्टेड इफ़। सिंगल इफ़ में आपके पास एक चॉइस होती है जो कि किसी कंडीशन की बेस पे आपने चूज़ करनी होती है। डबल इफ़ में आपके पास 2 चॉइसेस होती हैं जो किसी कंडीशन की बेस पे एक चूज़ करनी होती है। मल्टीपल इफ़ में आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं और आपने किसी कंडीशन की बेस पे एक चूज़ करनी होती है। नेस्टेड इफ़ में आपके पास एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ या मल्टीपल इफ़ नेस्टेड हुए होते हैं। ठीक है, हमने उसको लिखने का तरीका भी देखा, लिखते कैसे हैं, और फिर उसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी देखी। और आखिर में हमने रिपीटिशन स्ट्रक्चर में वॉइल का एक ऐसा सिनारियो देखा जिसमें हम अपनी मर्जी से जब चाहें लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा।